टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में। इवन यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इटसेल्फ टॉपिक। तो गाइडिंग प्रिंसिपल अगर हम देखें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्या है, तो हमें गाइडिंग प्रिंसिपल अपने फाउंडिंग फादर से ही मिलता है। तो उसकी ये स्टेटमेंट आपको मतलब सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का गाइडिंग प्रिंसिपल जो फाउंडेशन, जो फाउंडिंग फादर ने स्टेटमेंट दी, वही हमारी फाउंडेशन है, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, वो भी हम देख रहे हैं। तो कायदे आज़म कहता है कि अवर फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वी डू नॉट चेरिश एग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनी कंट्री or any nation. Pakistan will be found lacking in expanding its material and moral support to the oppressed and suppressed peoples of the world. अगर आप कहें कि आप कश्मीर को क्यों, तो आप कह सकते हैं कि मटीरियल एंड मोरल सपोर्ट हमारे कायद ने कहा था कि वो प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल है, बेस है फॉरेन पॉलिसी का। अगर वहां पे आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और गरीब ममालिकों की बात कर रहे हैं जिनको राइट्स देने की बात है, अगर आप कहते हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी की अगर लेजिटिमेसी ढूंढेंगे तो कायदे आज़म की स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगी। और वो कहता है कि इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसका भी हम यूनाइटेड नेशन चार्टर को भी अपहोल्ड करने की मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन थीम। उसके बाद आर्टिकल है 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जहां से हम और रिलीवेंस अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए लेके आते हैं। वो भी हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जी सब आपके मैं आंसर्स जो क्वेश्चन सब लिखते जाए, मैं आपको आखिर में आंसर करता हूँ। तो आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, वही जो कायद ने बात की है उसको समअप कहता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल केप देता है कि द स्टेट शैल endeavor to preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity, ठीक है। मुस्लिम उम्मा का जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, ये फलस्तीन को जो सपोर्ट करते हैं, तो वो आर्टिकल 47 लिखा होता है। सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जो कॉमन इंटरेस्ट है उनके, उन पे जो हम अगर कोऑपरेशन करते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो हम आर्टिकल 40 से ड्राइव करते हैं। गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल नेशंस, कायद की स्टेटमेंट आर्टिकल 40। इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, तो ये हमें यहाँ से मिलता है। तो अब आते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की गाइडिंग प्रिंसिपल के बाद आते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे गाइड रही है। तो उसकी मेजर फेजेस सबसे पहले देखते हैं। तो अगर आप मेजर फेजेस में देखें तो हमें 8 फेजेस जो हमने लिखे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स में लिखे गए हैं या रिसर्च एनालिस्ट्स ने लिखे हैं, तो उन्होंने 8 फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी लिखी। सबसे पहले उसमें एक्सप्लोरेशन, एंड एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं बता के जाऊँ, एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल। जैसे ही पाकिस्तान बना तो ये कहा गया कि हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं, तो वो 1947 आज़ादी से लेके 1953 तक। उसके बाद हमारी मजबूरियां आ गई, हमारी कंपल्शंस आ गई आड़े। तो हमने उस वक्त कोल्ड वार चल रही थी, मैंने आपको बताया था 2 पोल्स थे। एक था ईस्ट पोल जिसको रशिया जो है हेड कर रहा था वार्सा पैक्ट के तहत, और एक था वेस्ट पोल जिसको यूनाइटेड स्टेट्स हेड कर रहा था थ्रू नेटो। तो हमने वेस्ट को ज्वाइन किया, मतलब हमने एक को ज्वाइन किया, दूसरे के साथ हमारी खुद ब खुद दुश्मनी हो गई। तीसरा है ट्रांजिशन। हमने जब फील किया कि यार हमने तो गलती की, एक के साथ तो दोस्ती की बट दूसरे को हमने नाराज किया और हमें वो नुकसान दे रहा है, तो हम, और दूसरा जिसके साथ दोस्ती की है तो वो हमें हेल्प भी नहीं कर रहा, और जिसके लिए ज्वाइन किया है तो उसके लिए जो नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं रशिया की तरफ से, उसमें भी वो सपोर्ट नहीं मिल रही। तो हमने सोचा कि भाई हमें अब ट्रांजिशन की तरफ ट्रांजिशन करना है, और जो अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी है वहां से निकलना है और अपना अब नया डायरेक्शन सेट करना है।
तो 1953 से 1962 तक हम अलाइनमेंट रहे, उसके बाद हम 71 तक हमने ट्रांजिशन की बायलैटरलिज्म इन नॉन अलाइनमेंट। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि ऑल स्टेट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, एक पॉइंट पे हैं सब, हम सब स्टेट्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, हर एक स्टेट के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टेट्स रिलेशन रखेंगे, रशिया के साथ रखेंगे, इंडिया के साथ रखेंगे, चाइना के साथ भी रखेंगे, यूएस के साथ भी रखेंगे, एक कंट्री की वजह से दूसरे कंट्री को नाराज नहीं करेंगे। और नॉन अलाइनमेंट, किसी के झगड़े में हमें कोई स्टांस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है अफगानिस्तान एंड पार्टनरशिप विद द यूएसए, और उसके बाद आता है कि पोस्ट कोल्ड वार एंड पाकिस्तान डायलेमा। अफगानिस्तान और पार्टनरशिप विद यूएसए होने लगी हमारी, और उसके बाद जैसे यूएसएसआर का ब्रेकअप होता है तो हम पोस्ट कोल्ड वार पीरियड आता है, और पाकिस्तान अगेन इररिलेवेंट बन जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की आगे। तो उसके अब गोल्स डिफरेंट हो गए, पहले रशिया होता था तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, एज ए सैटेलाइट स्टेट हमें यूज करता था। उसके बाद फिर इनके 9/11 के अटैक्स हुए तो हमें काउंटर टेररिज्म के लिए फिर ये इन्होंने हायर किया है, सपोर्ट किया। उसके बाद 2013 के बाद हमारी ऐसे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट होने लगी, स्पेशली ड्रास्टिकली। तो हमारी ऐसे समय जैसे यूएस विथड्रॉल ऑफ ट्रूप्स 2020 में हो गए, तो हमारी तो बिल्कुल ही शिफ्ट हो। तो अब ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप देखें, वो पहले ही कह रहा था कि अब वेस्ट से रिलेशंस या पावर जो है ईस्ट शिफ्ट होगा। ये जो सबसे पहले हमने कहा है कि एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कायदे आजम ने यही डिजायर की थी जब वो किंग ऑफ अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिले थे कि हम क्या करते हैं कि वन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल हो टुवर्ड्स ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उसी पर्सपेक्टिव के बुनियाद पे हमने क्या किया कि यूएन को ज्वाइन किया ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम इंटर कर सकें। और हमारे जो रिलेशंस थे इंडिया के साथ, ठीक है, वो एक अच्छे तो नहीं थे, ठीक है, वो इसीलिए अच्छे नहीं थे, जाहिर सी बात है, ये जो पार्टीशन हुई थी ये एक अननेचुरल प्रोसेस के तहत हुई थी, ठीक है, तो उसका भी एक अलग नेगेटिव इम्पैक्ट तो था, कन्फ्लिक्ट थे, डिवीजन ऑफ आर्म्स, वेल्थ, रिसोर्सेज पे। तो ये जो हैं इंसिडेंट्स हुए थे, किलिंग ऑफ पीपल, जेनोसाइड, कम्युनल राइट्स। उसके बाद पानी का डिस्प्यूट शुरुआत में 1950 में शुरू हो गया, कश्मीर वार 1948 में वो हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये पेनफुल इंसिडेंट थे। तो हमने ये पेनफुल इंसिडेंट के बाद सोचा कि अब हमारी हिम्मत नहीं है, हम झगड़े नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। तो अर्ली रिलेशंस विद अफगानिस्तान भी कोई अच्छे नहीं थे, ड्यूरन लाइन का इशू था, उन्होंने पाकिस्तान की यूएन में मेंबरशिप को भी अपोज किया था और पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। तो कहने का मकसद कि पाकिस्तान को तो चैलेंजेस बहुत सारे थे एट द नेसेंट लेवल। तो अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को ऑन एंड ऑफ एक सपोर्ट की जरूरत थी। एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, लेस सफिशिएंटली सेल्फ गवर्नेबल कंट्री, वो कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ, अब उसको एक ग्रेट पावर की जरूरत थी। तो वो एक असेसमेंट करने लगा कि ग्रेट पावर आया, ड्यूरेबल कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स है या यूएसएसआर है। तो उस असेसमेंट में उस वक्त के जो पॉलिटिकल लॉर्ड्स थे, तो उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स को चुना। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि इमिनेंट जो हमारे दरवाजे पे ग्रेट पावर है तो वो हमें तो नुकसान देगा, जो दूर वाला ग्रेट पावर है वो कैसे हमें बचाने आएगा। तो उसको उन्होंने नहीं देखा, इन्होंने ड्यूरेबिलिटी को देखा कि ड्यूरेबल कौन सा है और हमारे इंटरेस्ट में कौन सा है। तो हमेशा स्टेट्स क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ जाती हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो उनको उन वक्त लगता था कि यही यूनाइटेड स्टेट्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इन बाकी स्टेट्स को। तो उसके अलावा तो पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, जब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ टिल्ट होने लगा, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो थी उसको वेस्ट की तरफ अलाइन करने की कोशिश की,
तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्या होने लगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में आने लगा विद यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें हमने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हमने ज्वाइन किए। ठीक है, ये जो बगदाद पैक्ट था। तो जब हमने ज्वाइन किए तो जाहिर सी बात है हमने एक पोल को तो सिलेक्ट कर लिया, और इतनी पुअर स्टेट होने के बावजूद ऑब्टेन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस यूएसए से ली। उस वक्त जूट की जो ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा होता था, जूट की, काटन की जो प्राइसेस थी वो ड्रॉप होने लगी, और पाकिस्तान का जो फॉरेन ट्रेड है वो हाईली इन्फ्लुएंस इम्पेक्टेड हो गया। वो पाकिस्तान डिपेंडेंट ही अपॉन न्यूली स्टेट थी तो एग्रीकल्चर पे थी। तो और उसके अलावा हमारे पास जो वीट की थी वो शॉर्टेज होने लगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने गुडविल जेस्चर के तहत हमें क्या किया कि सपोर्ट किया, तो एक गुडविल क्रिएट होने लगी। ठीक है, तो हमने वो अलाइनमेंट की कास्ट तो दी। एक तो कास्ट ये दी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हमने कंप्रोमाइज किया। दूसरा ये कि कश्मीर क्वेश्चन जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल दिल के करीब है, उस पे जो सूबे थे उन्होंने इंडिया को सपोर्ट ओपनली करने लगे। तो हमने एक तरीके से अपने स्टांस को वीक करने लगी। और सूबे जो है ड्यूरन लाइन वाला इश्यू हो, या जो केपी के या बलूचिस्तान वाली साइड जितने भी इश्यूज हो, बॉर्डर इश्यूज हो, तो वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने लगे। और ये तो ठीक है, तो क्या कश्मीर पे यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें सपोर्ट किया? वो भी नहीं किया। तो हमने इतनी कास्ट पे की है अलाइनमेंट की। जब पाकिस्तान तो ने देखा, तो अगर इतनी अलाइनमेंट है और उसके इतने नुकसान आते हैं, और सामने वाली स्टेट से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रही, तो हम तो नुकसान उठाते उठाते तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने रीथिंकिंग अबाउट द अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी के करना शुरू कर दिया। वो ट्रांजिशन फेज था, और उस ट्रांजिशन फेज में आप देखें कि यूट्यूब प्लेन क्राइसिस हो गया। जो रशिया से प्लेन, जो पेशावर से प्लेन उड़ा था, जो वो सर्विलियंस और स्पियोनेज करता था वो रशिया की, तो रशिया वालों ने गिराया था। और वो गिरा के पायलट को पकड़ा था, तो उसने बताया कि मैं पेशावर से उड़ा था। तो रशिया को और गुस्सा लगा कि ये तो बिल्कुल ही इनके पोल में आ गई। तो उसने, रशिया ने क्या कहा कि मैं अब रिटालिएशन की थ्रेट दी। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो पकड़ा गया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो अब उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां से वो मार सकते थे, रशिया तक पहुंच सकते थे। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी चली गई उनकी। तो पाकिस्तान एंड यूएस के जो रिलेशन हैं हमेशा रोलर कोस्टर ड्राइव से, अब तब भी होते हैं जब यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते हैं। ठीक है, तो कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त भी चाइना पे फोकस किया, रशिया से फोकस उनका खत्म होने लगा। अब क्यों? क्योंकि ये लूज बायपोलरिटी का एरा है। मैंने आपको पढ़ाया था लूज बायपोलरिटी, जिसमें कोल्ड वार खत्म हो जाती है, और 1980s में सेकंड कोल्ड वार आती है। तो इनका चाइना की तरफ फोकस। अब चाइना को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान को तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी दोस्ती थी, उसके लिए इनको इंडिया को यूज करना था। तो इंडिया को सपोर्ट करने लगी, और इंडिया के साथ इन्होंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे। आप बताएं कि क्या पाकिस्तान ने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो पाकिस्तान को गुस्सा किस बात पे लगा कि ट्रांजिशन की तरफ आया गया? उनको ये था कि जब पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत थी, जब यूएस ने दी, तो इन्होंने कहा कि आप पैक्ट साइन करो, सीटो साइन करो, सेंटो साइन करो, ये जो म्यूचुअली म्यूचुअल डिफेंस, ये जो अश्योरेंस वाला जो एग्रीमेंट था वो ज्वाइन करो। ठीक, असिस्टेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, तो बाकी एग्रीमेंट ज्वाइन कराए। और इंडिया को तो, मतलब पाकिस्तान की जो एक न्यूट्रल, एक जो नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी है, उसको बिल्कुल पार्शियल कर दिया। इंडिया के साथ जब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे, मिलिट्री असिस्टेंस देने लगे, इंडिया को तो इन्होंने नहीं कहा कि आप भी पैक्ट साइन करो। तो पाकिस्तान ने गुस्से में रशिया के साथ डायलॉग करना शुरू कर, और जेड भुट्टो एंड प्रेसिडेंट अयूब रशिया को विजिट भी किया, और ये जो वार के बाद भी वहां पे इन्होंने एग्रीमेंट्स किए।
तो इसमें हमें क्या हुआ, अगर हम देखें कि ट्रांजिशन पीरियड में हमारे रशिया के साथ और चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात होने लगे और हमने सेवरल एग्रीमेंट साइन किए। कॉमर्स शिपिंग एग्रीमेंट 1963 में, बॉर्डर एग्रीमेंट, एयर सर्विस एग्रीमेंट, बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमने साइन किए। और चाइना हमारे लिए इक्वली सपोर्टिव भी था। रन ऑफ कच्छ वाला जो इंडिया के साथ हमारा झगड़ा है, सिंध वाली साइड, ठटे वाली साइड, वो मसला इसमें सपोर्ट किया। और हमें मिलिट्री इक्विपमेंट में 1966 में आफ्टर द पाक इंडिया वॉर ऑफ 1965 हमें प्रोवाइड किया। और इस फेज में यूएस के साथ अगर आप देखें तो आपके ताल्लुकात का तनाव बढ़ता गया और ताल्लुकात बिल्कुल कम होने लगे। और ये जो पाक चाइना एक एयर एग्रीमेंट था, और इन्होंने ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेट ब्रीच ऑफ फ्री वर्ल्ड सॉलिडेरिटी है, जैसे इन्होंने सीपेक के वक्त ये बयान देते रहते हैं। तो पाकिस्तान को ये भी कहा कि आप जू इन लई जो उनका प्रीमियर था उसको इनवाइट ना करें, तो पाकिस्तान ने कहा हम करेंगे। तो जो इन्होंने हमें असिस्टेंस देनी थी, फंड करना था ढाका एयरपोर्ट के लिए बनाने के लिए, इन्होंने वो भी विथड्रा कर दी। और जो उस वक्त अयूब खान की जो विजिट थी यूएस, इस बात में इतना तनाव बढ़ गया कि वो विजिट को भी कैंसिल करना पड़ा। और रिलेशंस विद इंडिया बेहतर होने लगे, नॉर्मल होने लगे। रन ऑफ कच्छ की वार तो ही मसला हल होने लगा, ठीक है। बट इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 9 मतलब मिक्स रिलेशन थे। और 1971 वार ऑन ईस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया के साथ रिलेशंस में फिर तनाव बढ़ने लगा लास्ट फेज में। रशिया के साथ आपके, अब चाइना के साथ, यूएस के साथ, इंडिया के साथ, अब रशिया के साथ। रशिया भी डिसअपॉइंटेड था पाकिस्तान के जो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लान था उस पे, और उसने पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी कि यूएस एंड चाइना के बीच में रिप्रोचमेंट हो, तो वो जो है रशिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रोल प्ले करे, वो चाहता था कि इनकी एनिमोसिटी चलती रहे। तो इस गुस्से में चाइना सोवियत ने क्या किया, अगेन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन इंडिया के साथ ज्वाइन किया। और वही एग्रीमेंट था जिसकी वजह से रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया 1971 की बात। और पाकिस्तान ने सीज फायर की रिजोल्यूशन के लिए 5 अगस्त, 6 अगस्त और 13 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गया। तो वहां पे वीटो लगाने वाला कौन था, रशिया था, क्योंकि वो इंडिया की सपोर्ट करता। ये हो गए हमारे ट्रांजिशन, 3 फेजेस तो हमारे हो गए। अब आते हैं हम चौथे फेज की तरफ, बायलेटरलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट। हम ट्रांजिशन की तरफ आए तो हमने फिर कहा कि हम हर एक स्टेट के साथ अलग 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 ताल्लुक रखेंगे, किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। हमने कहा कि जो हमारे इंटरेस्ट होंगे उन पे फोकस करेंगे, परमानेंट अलाइनमेंट पे नहीं जाएंगे। तो बैलेंस्ड रिलेशंस विथ यूएस, सोवियत, चाइना। अगर ये पाकिस्तान है तो ये नहीं है कि यूएस के साथ रिलेशन होगा करीबी और रशिया के साथ दूर का, और इसके साथ साथ जो इनके करीबी होंगे वो पाकिस्तान के भी कर नहीं। पाकिस्तान का अब इक्वी डिस्टेंस, अगर रशिया यहाँ पे है तो ये जो है यूएस भी यहाँ पे होगा, मतलब इक्वी डिस्टेंट है, चाइना भी यहाँ पे होगा। तो हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया, कॉमनवेल्थ के एग्रीमेंट से 1972 में विथड्रॉ किया सीटों, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया 1970 वार में, तो पाकिस्तान ने भी जब उनको लगा कि वो हमारी सपोर्ट, सिक्योरिटी, टेरिटरी की सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो उनको ज्वाइन करने का पर्पस किया। तो पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड समिट को ज्वाइन करना, उनमें अटेंडेंस शो करना शुरू कर दिया। तो नॉन अलाइनमेंट वक्त पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में रिप्रोचमेंट आने लगी, ईज आने लगी। और फिर इनके बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ और पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वार को रिटर्न किया। और यूएस के साथ जाहिर सी बात है वो चाहता है कि हमेशा उनकी मानी जाए, तो वो पाकिस्तान से नाराज हो गया। और वो नाराजगी का रीजन इन्होंने बनाया पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो A7 एयरक्राफ्ट की ऑफर उन्होंने की थी, वो भी विथड्रॉ की, पनिश किया। इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड मिलिट्री सेल्स वो भी खत्म की। और पाकिस्तान के जो जो एक हर प्रेसिडेंट का एशिया का ट्रिप होता है, तो कार्टर की ट्रिप से क्या किया इन्होंने, एक्सक्लूजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टूर खत्म किया।
जैसे यूएफ अयूब का टूर कैंसिल हुआ था, इसी तरह कार्टर का यहाँ पे कैंसिल किए। तो गुस्सा इतना, तनाव बढ़ता गया कि यूएस की एम्बेसी जो पाकिस्तान में थी उसको आग लगाई। अब उसके बाद क्या होता है कि अब फिर अफगानिस्तान इन पार्टनरशिप विद यूएस से होती है, बायलैटरलिज्म से अब यूएस की तरफ फिर अगेन जाते हैं। सुवैत ने अटैक किया अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को लगा कि ये जो इमिनेंट थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, ये वार्म वाटर्स तक तो पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उनको, पाकिस्तान को था कि ये बलोची सेपरेटिस्ट और पश्तून सेपरेटिस्ट को इग्नाइट करते रहेंगे और इंसाइट करते रहेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया। अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने पाकिस्तान को पूरा ताउन किया, क्योंकि वो कोल्ड वार चल रही थी, वो इनका दुश्मन। ये सेकंड कोल्ड वार शुरू हो गई। तो अफगान वार अ टर्निंग पॉइंट थी, और यूएस ने टू इकोनॉमिक असिस्टेंस के एंड मिलिट्री सर्विस के पैकेजेस प्रोवाइड किए, जो ऑलरेडी सस्पेंड भी किए हुए। तो चाइना पाक चाइना रिलेशंस में थोड़ा एक मतलब डाइवर्सिटी आने लगी, वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन, बार्टर ट्रेड थ्रू कराक्रम भी होने लगा। चाइना ने एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, चश्मा वगैरह जो प्लांट है वहां पे सपोर्ट करना और असिस्टेंस करना शुरू कर दी। अब ये तो हो गया अफगानिस्तान वाले। उसके बाद जैसे ही पोस्ट कोल्ड वार हुआ, यूएसएसआर तबाह हो गया। अब यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उसका दुश्मन नहीं था, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को अबंडन कर दिया। अब इतने मुजाहिदीन तैयार किए, सब राइफल वाले थे, और इससे ही अफगानिस्तान को छोड़ के अगेन चला। तो पाकिस्तान ने जैसे ही स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस छोड़ दी, उसकी अब स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस मतलब स्ट्रेटेजिक होता है बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन। स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस मतलब रिलीवेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, रिलीवेंस ऑफ द पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जियोग्राफी। वो स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस खत्म हो गई। जैसे आईसीबीएम वक्ता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पे फिर, तो इन्होंने फिर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाए, प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत के इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड मिलिट्री से सस्पेंड किए। उसके बाद फिर इन्होंने सैंक्शंस आफ्टर न्यूक्लियर टेस्टिंग लगाए। फिर उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर किया, जैसे मुशर्रफ ने उस पर सैंक्शन लगाया डेमोक्रेसी के नाम पे। उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने चाइना से ली, उस पर इन्होंने सैंक्शन लगाए। तो चार किस्म के इन्होंने तो सैंक्शन लगाए। तो फिर 9/11 हो जाता है, तो फिर काउंटर टेररिज्म में फिर उन्हें हमें मदद की जरूरत पड़ती है। बुश कहता है इधर विद अस और विदाउट अस, वी विल थ्रो यू इन स्टोन एज, धमकी भी देता है और हमें सपोर्ट भी के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। तो पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे फिर अगेन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस हो गई, क्योंकि तालिबान को या अफगानिस्तान को पाकिस्तान की बाउंड्री सूटेबल थी कि यहाँ से सपोर्ट मिल जाए यूएस को। तो पाकिस्तान है उनको एयर स्पेस, 3 एयरपोर्ट्स यूएसए जिसमें जैकोबाद है, स्टिल आज पे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह में हेल्प करने लगे। ये तो हो गया 2013 तक। 2014 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो ट्रूप्स निकलने लगी ओबामा के दौर से। तो सीपैक एग्री, अब पाकिस्तान ने ईस्ट की तरफ मूव किया वेस्ट से, सीपैक एग्रीमेंट किया, रशिया के साथ रोजबा 1, 2, 3 मिलिट्री डील्स किए, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन जब करेंगे तो लाजिम करेंगे, ये तो करना ही करना है, तो वो ज्वाइन किया। और इस पूरी वेस्ट टू ईस्ट के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन देखें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय चार्ल्स हंटिंगटन, ठीक है। तो ये है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो उसने भी यही किया था कि पावर मूव होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये पास पेपर्स हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही कल हम पूरी